Good evening, children. Today we are going to start insurance principles and types. Okay. We are going to cover life, health, fire, and marine insurance. So let us start. Life is full of uncertainties. We all know. Okay. We all have to take risks at one time or the other. और जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क बिजनेस को फेस करना होता है. कई बार फायर, स्टॉर्म, साइक्लोन वगैरह से रिस्क हो सकता है. या फिर गुड्स जो है दे में बी लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट. ओके. सो मेनी थिंग्स आर गोइंग अराउंड विच आर समटाइम्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस. तो जब हमारे पास इस तरह का बहुत रिस्क होता है तो एक बहुत ही सेंसिबल डिसीजन होता है कि हम उस रिस्क के लिए अपना एक कवरेज पहले से लेके रखें. यानी पहले से हम प्रोवाइड फॉर करके रखें कि अगर कल को हमें ये नुकसान हो तो हमारे पास उसी टाइम सारा प्रेशर ना पड़े. ठीक है. सो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही एक्सीडेंट हो सकता है. राइट. लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही एक्सीडेंट हो सकता है. किसी को एक अगर लाइफ की बात करें तो डेथ भी हो सकती है, सीरियस इंजरी भी हो सकती है एक्सीडेंट से. तो जब हम पहले से ही इनिशियली सोच कर ये चलते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी बिल्डिंग में आग लग सकती है या स्टॉक में पड़े हुए गुड्स खराब हो सकते हैं या थेफ्ट से वो चोरी हो सकते हैं. सो हमें ये मालूम है कि ये पॉसिबिलिटी है. सो व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन? द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू प्रोवाइड अगेंस्ट दिस लॉस. ओके. ये जो लॉस है ये कौन कॉज कर सकता है? नेचुरल फैक्टर भी कर सकता है और मैन मेड फैक्टर भी कर सकता है. ओके. सो अगर हम बोले कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको हेल्प करता है टू प्रोवाइड अगेंस्ट दीज लॉसेस. ओके. अभी वो लॉस हुआ नहीं है पर अगर होगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी. सो जो आपका लॉस है वो बेसिकली स्प्रेड ओवर होगा. देखिए इसमें जो प्रोसीजर चलता है ना वो क्या होता है वो समझते हैं. आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ अ शेयर स्क्रीन. जस्ट अ सेकेंड. बेसिकली इस इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपने जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने फायर इंश्योरेंस लिया. ठीक है. या फायर इंश्योरेंस ले लो या लाइफ इंश्योरेंस ले लो, कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप. सब में सिचुएशन सेम ही रहेगी. मान लीजिए आपने ये बोला कि 10,000 रुपीज का आप एनुअल प्रीमियम दोगे. अब एनुअल प्रीमियम का मतलब क्या है? एनुअल प्रीमियम का मतलब है कि हर साल आप इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पेमेंट दोगे. राइट. जब आप ये पेमेंट देते हो तो आप पहले से ही एक सम उनके साथ डिस्कस कर लेते हो जिसको आप सम एश्योर्ड भी बोलते हैं. से आपने मान लीजिए बोल दिया 10 lakhs. तो इसका मतलब ये है कि आपके इंश्योरेंस पीरियड की जो लाइफ है उस दौरान आपको ये प्रीमियम देना है. और जब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, यानी अगर फायर इंश्योरेंस है तो फायर लग जाए या लाइफ इंश्योरेंस है तो डेथ हो जाए, तो जब भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो तो आपको ये अमाउंट मिल जाए. ऑब्वियसली डेथ के केस में नॉमिनी को मिलेगा और आपका फायर इंश्योरेंस के केस में जिसने भी लॉस सफर करा उसको मिलेगा. राइट. ना ये जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि हम प्रीमियम देते हैं और तब तक देते रहते हैं जब तक कि लॉस जो है होता नहीं है. और इसमें एक फिक्स पीरियड हम पहले एक टेन्योर पहले ही फिक्स कर लेते हैं. मान लीजिए हमने बोला कि 25 ईयर्स तक हमने ये पेमेंट करनी है या 20 ईयर्स तक हमने ये पेमेंट करनी है. और उस दौरान अगर कभी भी नुकसान होगा तो हमें इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपीज दे देगी. ऑब्वियसली ये चीज 5 साल बाद भी हो सकती है, 2 साल बाद भी हो सकती है. कुछ कंपनीज ये थोड़ा सा कंडीशन लगाती हैं कि भाई 1 ईयर के बाद से हम आपको लॉस कवर करेंगे या 2 ईयर से, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट जो आपके साथ वो करते हैं. बट बेसिकली एक पीरियड तक कंटिन्यूअसली आपको प्रीमियम देना होता है. और उसके दौरान अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी लाकर देती है. ठीक है. वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट करती है. कितना कॉम्पनसेशन करेगी वो आपने स्टार्टिंग में ही उनके साथ एग्री कर रखा होता है जिसको आप सम एश्योर्ड कहते हैं. करेक्ट. तो अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए मैंने 10,000 20 ईयर्स तक पे करे, फिर तो समझ में आता है कि भाई मेरे को 10 लाख मिल रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है. बट सपोजिंग मैंने 5 साल ही करे या 10 साल ही करे, फिर भी उनको लॉस बियर करना पड़े तो वो तो लॉस में चली जाएगी. आपने अगर 10,000 25 ईयर्स तक पे करने की बात सोची थी, ठीक है, एनुअली 25 ईयर्स तक आप ये दे रहे हो. ठीक है. या इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं. ठीक है. तो ज्यादा सेंसिबल लगेगा. लेट अस से 70,000 कर देते हैं. तो उस केस में क्या होता है, एनुअल प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं तो आपको लगेगा चलो इंश्योरेंस कंपनी
4-5 साल बाद तो समझ में आता है, लेकिन अगर जल्दी पेमेंट करनी पड़ जाए इंश्योरेंस कंपनी को तो वो तो लॉस में चली जाएगी। तो फिर वो ऐसा क्यों करती है या फिर कैसे कर पाती है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तो मैंने पूरा प्रीमियम दिया, ठीक है, इफ आई हैव पेड द होल प्रीमियम एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड इफ इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट हैव टू पे एनीथिंग बिकॉज वो लॉस हुआ ही नहीं, मान लीजिए 25 साल तक भी मेरे गोडाउन में नहीं आग लगी, तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी। तब तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी विल अर्न अ गुड अमाउंट, ठीक है ना। वो तो आपका 70,000 इंटू 25 जो है, अगर मैं बोलूं आपका, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ, देखो 1750,000, ठीक है, तो 17,50,000 जो है उन्होंने कमा लिया आपसे। तो इन दैट केस देयर इज नो प्रॉब्लम, insurance company is earning a handsome amount, right? So now the point is कि ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर मैंने 10 लाख पूरे होने से पहले ही मुझे नुकसान हो गया, मान लीजिए मैंने प्रीमियम दिया था 6 लाख के बराबर का और मेरे को नुकसान हो गया, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख देने पड़ेंगे। तो इन दैट केस तो इंश्योरेंस कंपनी का 4 लाख हो गया ना लॉस। तो ये कहाँ से बियर करती है और ये क्यों बियर करती है, दादा कहाँ से करती है? क्यों तो चलो उसका काम है, बट कहाँ से करती है? तो देखो बच्चे, इसमें क्या होता है कि कई ऐसे लोग भी है ना जो 17,50,000 तक पेमेंट दे रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को। तो कुछ मान लीजिए, मान के चलते हैं ABCDE अगर हैं लोग इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, तो मान के चलते हैं कि ए ने भी लिया, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने सेम यही वाला लिया, ठीक है, 10 लाख वाला इन्होंने 25 ईयर्स का लिया और इनका प्रीमियम 70,000 है। और मान लीजिए सी और डी के गोडाउन में आग लग गई, A B C को कोई प्रॉब्लम नहीं, A B और E को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इन तीनों से कमा भी तो रही है। अगर इनको पे कर रही है तो A B और E को, उनको बेनिफिट भी तो दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तो दैट वेज इंश्योरेंस कंपनी इज एबल टू रिकवर द अमाउंट, ठीक है। तो वो लॉस में नहीं चलते, इनफैक्ट बहुत डिटेल्ड स्टडीज होती हैं इन बातों की कि भाई हमें कितना पीरियड कवर कराना है, कितना अमाउंट देना है, काफी एक्चुअल स्टडीज होती हैं इसकी, और तभी ये सारी चीजें प्रीमियम एंड सम एश्योर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स आर डिसाइड। ओके, सो व्हाई आई एक्सप्लेन टू दिस होल प्रोसीजर, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो एक लाइन लिखी है, इट इज अ डिवाइस by which the loss likely to be caused by an uncertain event is spread over a number of persons who are exposed to it and are who are prepared to insure themselves against such an event। तो बेसिकली क्या है कि इंश्योरेंस आपने भी कराया, मैंने भी कराया, किसी और ने भी कराया, बट हुआ क्या कि ये जो लॉस है वो मान लीजिए सिर्फ मेरा हुआ, तो अब मेरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रही है। मैंने 6 लाख दिया प्रीमियम, पर कंपनी तो मुझे 10 लाख पेमेंट करेगी। 4 लाख वो अपनी पॉकेट से पे कर रही है, पर क्या वो सच में उसकी पॉकेट है? उसकी पॉकेट में पैसा किसने डाला? आपने डाला, वो दूसरे एक और ने डाला, है कि नहीं? आपको वापस जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पड़ गई, तो पैसा तो आपका मेरे काम आया ना। दैट इज वाई यहाँ पर लाइन लिखी है कि लॉस लाइकली टू बी कॉज, जो मेरा लॉस है जो मुझे होने वाला है वो स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन हो गया, मतलब बाकी सब ने उसको शेयर करा, वो भी उसी रिस्क को एक्सपोज थे। अब जिसको हो गया उसको बेनिफिट मिल गया, जिसका नहीं हुआ उसको, ठीक है, उसको एटलीस्ट एक सिक्योरिटी तो मिली कि हाँ मेरे गुड्स इंश्योर्ड है या मेरा रिस्क इंश्योर्ड है। इट्स नॉट दैट ही इज टोटली एट लॉस। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इंश्योरेंस। तो हमने बेसिकली क्या समझा अभी तक, एक बेसिक चीज, इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो हम अपना एक लॉस कवर कराते हैं, ठीक है ना। हम क्या कवर कराते हैं? अपना एक लॉस, ठीक है। लॉस अभी तो नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि इसका रिस्क हम कवर कराते हैं। इसके लिए हम कुछ प्रीमियम पे करते हैं, राइट। और प्रीमियम करने के बाद हम एक सम एश्योर्ड फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, जो कि एक टाइम पीरियड के बाद या जब हमारा कॉज हो जाता है, जैसे कि फायर हो गई या थेफ्ट हो गई, तो उसके बाद हमें वो पेमेंट मिलती है। ऑब्वियसली बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, तो हमें उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार वो कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि आज मैंने इंश्योरेंस लिया, वो कह सकते हैं कि भाई हम 2 साल से पहले आपका कोई लॉस कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता आप कुछ प्लानिंग करके इंश्योरेंस ले रहे हो, राइट। So they also have to play safe and they also have to see their investment decisions. Okay, so these are certain things which you should know. यहाँ पर भी यही लिखा है कि इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है when in which one party agrees in return for a consideration
in return for a consideration called premium, which may be monthly, quarterly, half yearly और annually. तो एक एग्रीमेंट आप करते हो, ये वन पार्टी कौन है? आप हो, ठीक है। आप ये कहते हो कि भैया, नहीं सॉरी, ये जो वन पार्टी है ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि मुझे प्रीमियम मिलेगा तो मैं आपको एक एग्रीड अमाउंट दूंगी, ठीक है। और ये जो आपका पैसा है ये आप मुझे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली दे सकते हो। और ये जो अमाउंट ऑफ मनी है कब दूंगी या क्यों दूंगी? बिकॉज आई एम सपोज टू मेक गुड अ लॉस, इंश्योरेंस कंपनी इज सपोज टू मेक गुड अ लॉस, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, जिसमें जो कंपनी है वो ये एग्री करती है कि आप उसे प्रीमियम देंगे। प्रीमियम मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली दे सकते हैं। और वो फिर आपको एक एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी देगी, ताकि अगर आपको कोई लॉस हुआ है या नुकसान हुआ है आपकी चीज को, तो वो कवर अप हो जाए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वन मार्कर में आ सकता है कि जिसका रिस्क इंश्योर होता है उसको हम इंश्योर्ड कहते हैं, और रिस्क कवर करने वाला यानी जो फर्म है जो आपके इंश्योरेंस करती है उसको हम इंश्योरर कहते हैं, ठीक है जी। सो एक बार यहाँ से ये पैराग्राफ गो थ्रू कर लीजिए। इफ देर इज एनी डाउट इन द लैंग्वेज और सेंटेंस वी कैन गो फॉर इट, अदरवाइज वील गो फॉर फर्दर। चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है कि एक इंडिविजुअल या एक बिजनेस कंसर्न चूज कर रही है टू स्पेंड अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी। मैं चूज कर रही हूँ कि मैं डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करूंगी इन प्लेस ऑफ अ पॉसिबल ह्यूज अमाउंट। इसकी जगह पे स्पेंड कर रही हूँ एक ऐसे ह्यूज अमाउंट की जगह जो मुझे तब स्पेंड करना पड़ेगा जब नुकसान होगा। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती है और मेरी 1 करोड़ की फैक्ट्री बिल्कुल जीरो वैल्यू पे आ जाती है, तो ये 1 करोड़ मुझे अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा ना। तो ये 1 करोड़ मैं अपनी पॉकेट से ना भरकर अगर इंश्योर करा लेती हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है मुझे एट द टाइम ऑफ दिस लॉस डेफिनेटली कुछ कॉम्पनसेट करेगी, राइट। और उस टाइम मुझ पे उतना बर्डन नहीं पड़ेगा जो विदाउट इंश्योरेंस पड़ेगा। So it is basically that I am choosing to spend, I or the business, either ways, I will do it for the life, business will do for its assets and other losses. So they'll choose to spend a definite amount of money in place of a possible huge amount involved in an indefinite future loss. We can foresee the possibility of loss. We can't foresee the happening of that loss. Okay, नहीं तो हम रोक ही देते। हम तो possibility देख सकते हैं कि हो सकता है, तो उसको हम cover up कर लेते हैं, ठीक है। So it is substitution of a small periodic payment, छोटी सी periodic payment जो हम annually half yearly की बात कर रहे हैं, for a large probable loss, ठीक है। रिस्क तो अभी भी है, बट जब लॉस होता है तो हमने बता दिया कि वो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के बीच में स्प्रेड हो जाता है। और जो प्रीमियम है उन सबका मैंने आपको बताया कि वो पूल किया जाता है, जिसमें से जिसको नुकसान होता है उसको कॉम्पनसेशन मिल जाता है। ये 5 लोग मान लो अगर एक कंपनी में इंश्योरेंस ले रहे हैं, सबने 1-1 लाख दे दिया तो 5 लाख हो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो जिसको नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी वहां से दे देगी, ठीक है। और 5 लाख तो एनुअली, ऐसा तो 10, 5, 6 साल के बाद ही नुकसान होता है ज्यादातर, एकदम थोड़ी थोड़ी कि आज मैंने इंश्योरेंस लिया कल हो गया, हो भी सकता है, बट सबका तो नहीं हो जाएगा ना। और अगर हो भी जाएगा तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी सोच के ही लेगी, ठीक है, बिकॉज उसके पास भी सिर्फ 5 नहीं होंगे, मे बी इट हैज 50 और 60। ओके, सो बेसिकली इफ रिस्क आर शेयर्ड विद अदर्स। ना द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वो कौन डिसाइड करता है? इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है। और वो इस हिसाब से फिक्स करती है कि जो अमाउंट कलेक्टेड होता है बाय वे ऑफ प्रीमियम, वो सबसे जो सबसे कलेक्ट कर रही है शुड बी इनफ टू पे फॉर लॉसेस। आई मीन इफ 5 people आर पेइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट, देन ऐसा ना हो कि जब मुझे 500 को देना पड़ता है तो मेरे पास शॉर्टेज, राइट। सो उनको पता है कि हम उनको दे भी पाए, प्लस हमारे जो खर्चे हैं इंश्योरेंस कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी में लोग काम करेंगे, उनकी सैलरीज होंगी, उनके पीएफ होंगे, बोनस होगा, उसके ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होंगे, तो वो सब हमको कवर रिकवर करने हैं। तो ये सारे भी हम कर पाए, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिले ताकि हम उसको आगे कहीं इन्वेस्ट कर सकें, right? So insurance company has to have these kind of motives in its mind, right? So what is the fundamental principle of insurance? That हम आने वाले एक बड़े लॉस को कवर करने के लिए या सब्स्टिट्यूट करने के लिए आज एक छोटा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके लिए हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम पूल किया जा रहा है, और पूल करने के बाद जो कोई पॉलिसी होल्डर लॉस सस्टेन कर रहा है
उसको हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं, उसको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट कर रही है, और इसके लिए वो प्रीमियम इस हिसाब से कैलकुलेट करती है ताकि वो उसका लॉस भी बियर कर सके, इंश्योरेंस कंपनी उसका लॉस भी बियर कर सके, अपने एक्सपेंसेस भी बियर कर सके, और एक रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी अर्न कर सके। क्लियर? चेक कीजिए, इज इट क्लियर? एनीथिंग टू बी आस्क्ड, एनीथिंग टू बी रिपीटेड? प्लीज सी। Now, very important topic we are going to start, that is principles of insurance. Okay, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहले आता है, देखिए, अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स का मतलब है कि वो बेसिक कंसेप्ट्स जिसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेट करती है, या इंश्योरेंस का फंडामेंटल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब कि अगर मिस्टर ए हैं, वो एक एक्स लिमिटेड, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि सर मुझे इंश्योरेंस करवानी है। क्यों करानी है सर? मुझे अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है, या मेरे को अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करानी है, या मुझे अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस करानी है। तो एक्स लिमिटेड के सामने जो फैक्ट्स वो रखें, वो बिल्कुल सही रखें। ऐसा ना हो कि गाड़ी बहुत पुरानी हो और उसको नया कलर वलर करके वो ले आए और बोले कि सर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसको एज अ ब्रांड न्यू कार इंश्योर करा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद मान लीजिए जैसे वो हार्ट पेशेंट है और एलआईसी ले रहे हैं या मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं, तो बताया ही नहीं कि सर 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है, तीसरी बार होगा तो आपसे क्लेम ले लेंगे, क्योंकि तीसरी बार तो हम बचेंगे नहीं ना। तो ये सब चीजें का कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि नॉट टू बी ऑन द लाइटर साइड, ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्रिमे फिडाई है। मतलब ये बहुत सीरियस बात है कि ये जो मैटर है, ये गुड फेथ पे चलता है। मैं आपको सच बोलूंगी, आप उसी सच के भरोसे पर मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, दोनों ही, इंश्योरर भी और इंश्योर्ड भी, उनको गुड फेथ डिस्प्ले करना है। इंश्योरेंस कंपनी भी पूरे फैक्ट्स बताए, ऐसा ना हो कि कुछ फैक्ट्स हिडन रखे, और जो इंश्योर्ड है वो भी पूरे फैक्ट्स अपने उनके सामने रखे। ठीक है, सो पूरा फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर रखना चाहिए वो सारे फैक्ट्स का, जो मटेरियल है उस रिस्क को जो हम कवर कराने की सोच रहे हैं, विच इज प्रपोज टू बी कवर। फुल एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर करना है, यानी अगर हार्ट अटैक आ चुका है पहले तो बताइए, गाड़ी पुरानी है या 10 साल पुरानी है या 5 साल पुरानी है तो बताइए। ठीक है, इंश्योरर भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, कितना वो पेमेंट देंगे, किस किस ओकेजन में वो पेमेंट देंगे ही नहीं, या कितने पीरियड तक वो कवर नहीं करेंगे, सो ऑन एंड सो। ओके, सो यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है कि मिस्टर एक्स हार्ट पेशेंट थे, उन्होंने ये फैक्ट हाइड करा एलआईसी को, और जब उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई तो एलआईसी ने कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया। किसको मना करा? ऑब्वियसली उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मे बी उनके जो सन होंगे या डॉटर होंगे या नॉमिनीज होंगे, क्योंकि उन्होंने एक मटेरियल फैक्ट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द मेन सब्सटेंस। ओके, सो उन्होंने एक मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया, राइट? ना, बिफोर आई गो फर्दर, देर इज अ स्मॉल बॉक्स है जिसमें एक नोट लिखा है। उसमें जैसे ये लिखा है फायर इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फायर डिटेक्शन, ये हम अभी समझेंगे इसको। ठीक है, बेसिकली ये सारे मटेरियल फैक्ट्स हैं। जैसे कि मोटर इंश्योरेंस में हमें बताना है कि कैसा व्हीकल है, कौन ड्राइवर है, किसके नाम में है व्हीकल। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जब हम कराते हैं तो ये सारी चीजें, एज, हाइट, ऑक्यूपेशन, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, ये सब बताते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो एज, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई स्मोकिंग हैबिट है। एंड फायर इंश्योरेंस में ऑब्वियसली जब हम किसी बिल्डिंग की कराएंगे तो कब वो कंस्ट्रक्ट हुई थी, उसमें आपने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगा रखा, नहीं लगा रखा, फायर डिटेक्शन का क्या फैसिलिटी है, क्या नेचर ऑफ यूज है। अगर आप उसको यूज ही बहुत बड़ी भट्टी की तरह कर रहे हो तो फायर तो उसमें लगेगी लगेगी, तो उसमें ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है तो कवरेज अकॉर्डिंगली होगी। बट अगर उसमें सिर्फ टेक्सटाइल मिल की मशीन्स हैं, या उसमें सिर्फ अंदर सिर्फ सामान ही रखा हुआ है, इट्स अ ट्रेडिंग कंसर्न, देन फैक्ट्स विल डिफर, राइट? सो बेसिकली इंश्योरेंस का पहला प्रिंसिपल है अब्रिम फिडाई, दैट इज गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ। सेकंड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड मतलब आप या बिजनेसमैन, उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। नाउ व्हाट डज इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम पिक्यूनरी इंटरेस्ट। पिक्यूनरी का मतलब होता है फाइनेंशियल। ठीक है, some financial interest in the subject matter. The insured must have an interest in the preservation of the thing or life insured,
so that he will suffer financially on the happening of the event against which he or she is insured. For example, a businessman has insurable interest in his stock of goods. कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर इंश्योरेंस करवा रही हूं किसी चीज का, तो मेरा उस पर्टिकुलर चीज में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या बताया है? कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी उसके नुकसान से मुझे सच में फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, राइट? जैसे एक बिजनेसमैन का इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर उसके गोडाउन में कुछ गुड्स हैं और वो गुड्स खराब हो जाते हैं या जल जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, तो उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है? In order to have insurable interest, it is not necessary that one should be the owner. Very very important point. अगर इस गोडाउन में जितने भी गुड्स पड़े हैं मैं उनकी ओनर नहीं भी हूं तो भी चल जाएगा। हो सकता है आपने 1 करोड़ के गुड्स खरीदे और आपका प्रोग्राम था उनको सेल करने का, ठीक है? यू वर अबाउट टू एंटर इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बट आपको किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से अब्रॉड जाना पड़ गया, राइट? और आप मुझे देके चले गए और मैंने वो गोडाउन में संभाल के रख दिए, तो मैं क्या हो गई? ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब अ पर्सन हु होल्ड्स समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर। ट्रस्ट किया ना आपने मेरे पे, तो ये ट्रस्ट वर्ड तो सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया। एक्चुअली ट्रस्टी का मतलब होता है कि आप जो है कुछ मेरे हाथ में दे के गए अपने बिहाफ पर, ठीक है? आप बेनिफिशियरी हो गए कि आपको बेनिफिट मिल रहा है और मैं ट्रस्टी हो गई, ठीक है? तो अब मेरे पास अगर ये गुड्स पड़े हैं और इनकी इंश्योरेंस कराई गई है, तो इंश्योरेंस कराने के लिए इसका इन गुड्स पे मेरा भी तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना। मान लीजिए मैंने इंश्योर कराई ये गुड्स ये सोचकर कि कल को ये गुड्स नुकसान हो गए तो आप तो आके मुझसे बोलोगे ना, तो मैंने इंश्योर करा दिया, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे मना नहीं करेगी, वो ये नहीं कहेगी कि आप ओनर थोड़ी हो, वो ये बिल्कुल नहीं कहेगी, क्योंकि मेरा भी इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है? सिमिलरली अ पर्सन, तो यही यहाँ लिखा भी है बेटा, a trustee holding property on behalf of others has an insurable interest in the property, right? Similarly, a person who had advanced money on the security of a factory can take fire insurance policy of that factory, though he is not the owner of the factory. इसको समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने मिस्टर बी को 10 करोड़ का लोन दिया, ठीक है? तो 10 करोड़ का लोन देंगे तो कुछ तो वो मॉर्टगेज करवाएंगे ना। तो बी ने अपनी फैक्ट्री को मॉर्टगेज कर दिया। क्या मॉर्टगेज करा? बी ने अपनी फैक्ट्री को मॉर्टगेज करा ए के पास, ठीक है? फैक्ट्री को मॉर्टगेज करना मतलब फैक्ट्री के जो पेपर्स हैं वो ए के पास रखवा दिए, और दैट मीन्स कि बी कभी भी वो अभी सेल नहीं कर सकता फैक्ट्री प्रेमिसेस या रेंट आउट नहीं कर सकता बिना ए की परमिशन के। तो अब ए अगर हो सकता है उसको कस्टडी भी दे आए, चाबी भी दे दे, वो मर्जी है, वो तो ऑप्शनल है, बट पेपर्स तो डेफिनेटली जाएंगे, ठीक है? और ये भी जाएगा कि जब तक ये लोन रीपे नहीं होगा तब तक ये फैक्ट्री ना सेल होगी ना कहीं आगे रेंट आउट होगी विदाउट एज परमिशन, ठीक है? तो अब बात ये आती है कि अगर ए इस फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराता है, फायर इंश्योरेंस, तो क्या वो करा सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उन प्रेमिसेस में। क्योंकि फैक्ट्री जल गई तो उसका तो लोन की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी ना। मान लीजिए फैक्ट्री जल गई, तो बी का क्या हुआ? बी के पास 10 करोड़ भी है और बी की फैक्ट्री भी जल गई। अब बी अगर पैसे नहीं देगा ए को, तो ए कहाँ से वसूलेगा? फैक्ट्री तो खत्म, 10 करोड़ बी के पास है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ए इंश्योरेंस ले, उसकी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको मना कर देगी कि सर आप तो ओनर नहीं हो? नहीं करेगी। वो बोलेगी ठीक है आप बिल्कुल ले सकते हो, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप प्लीज रिप्ले करके फिर देखिएगा। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड प्रिंसिपल एंड दैट इज इंडेमनिटी। देखिए, इंडेमनिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? टू मेक गुड द लॉस। टू मेक गुड द लॉस मतलब आपको जो नुकसान होगा वो मैं भरूंगा, ये होता है इंडेमनिटी, ठीक है? तो जितने भी फायर या मेरीन इंश्योरेंस, फायर मतलब आग लगने वाले, मरीन मतलब जो शिप के थ्रू चीजें आती हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इंश्योरेंस का, ये सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये इंडेमनिटी वाले होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरर है वो कहता है कि मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा मनी टर्म्स में
उस लॉस को जो आपको हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी नुकसान हुई है, या डैमेज हुई है, या डिस्ट्रॉय हुई है। तो जो आपका नुकसान है मैं वो भर दूंगा। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल सेज। क्या कहता है? जो आपका नुकसान होगा वो मैं भर दूंगा। अगर आपने 4 लाख का इंश्योरेंस करवाया है आपके स्टॉक ऑफ गुड्स का, स्टॉक की वैल्यू क्या है मैं वो नहीं बता रही। हो सकता है स्टॉक की वैल्यू 3 लाख हो, आपने 4 लाख का इंश्योरेंस कराया। हो सकता है स्टॉक की वैल्यू 6 लाख हो, आपने 4 लाख कराया। वो आपका है और इंश्योरेंस कंपनी का है, ठीक है। यूजुअली तो ऐसा नहीं होता कि 3 लाख के स्टॉक के लिए आपको 4 लाख मिले, बट मे बी इट्स अ रेयर आइटम, तो उस केस में ही होगा। अदरवाइज 6 लाख का स्टॉक है मान लीजिए, तो 4 लाख का आपने इंश्योरेंस कराया। तो अगर आपको नुकसान हो जाते हैं वो 6 लाख के गुड्स, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 4 लाख देगी, ठीक है। मैक्सिमम कॉम्पनसेशन 4 लाख का होगा। आपको हो सकता है वो 5 लाख का नुकसान हुआ हो, 6 लाख का, या बल्कि 6 लाख की वजह से आपको और भी कोई नुकसान हुआ हो। तो कितना भी नुकसान हो, अगर आपके गुड्स 4 लाख के लिए इंश्योर्ड हैं, यानी इनिशियली ये डिसाइड हुआ कि जब ये पूरा बंडल ऑफ गुड्स नुकसान होगा इसको, तो हम उसको 4 लाख देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख ही देगी, ठीक है। ये इंश्योरेंस, ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये लाइफ में नहीं लगता, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लगता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम एस्टिमेट नहीं कर सकते लॉस। यानी कि मान लीजिए मैंने 10 लाख का अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया और मेरी डेथ हो गई, तो मेरे मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी मेरे नॉमिनी को ये नहीं बोल सकता कि अरे यूजलेस है तो थी, 8 लाख ले जाओ या 6 लाख ले जाओ। ऐसी बार्गेनिंग नहीं होती। वहां पर मेरे मरने से किसी को कितना नुकसान हो रहा है ये एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितने का कराया है सर उतना मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप बाद में देखोगे उसको आप एश्योरेंस बोलते हो, इट्स नॉट इवन इंश्योरेंस। जो अमाउंट हमें मिलता है ना, तभी मैंने आपसे शुरू में कहा था सम एश्योर्ड, तो वो लाइफ के केस में होता है, अदर केसेस में सम इंश्योर्ड होता है, ठीक है। वो हम बाद में समझेंगे अभी। बट फिलहाल के लिए हम क्या समझ रहे हैं कि जो गुड्स सॉरी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर जैसे केसेस हैं, या मरीन इंश्योरेंस वाले जो केसेस होते हैं, वो इंडेमनिटी वाले केसेस होते हैं। यानी जितना आपका नुकसान होगा वो मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये हमने 3 प्रिंसिपल्स अभी देखे, और थोड़ा सा इंश्योरेंस का हमने बैकग्राउंड देखा, ठीक है। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देखा, फिर हमने ये 3 प्रिंसिपल्स देखे। अटमोस्ट गुड फेथ, देन वी सॉ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें छोटी छोटी हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझी, ठीक है। और हमने इंडेमनिटी को भी समझा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। Just to keep the video short, I'm closing for the timing, and then I'll record another video and put it across. Okay, thank you. Goodbye.